से बीमारी बोला जाता है कि कैंसर यानी कैंसर। किसी को कैंसर हुआ है तो लोग ऐसा ही समझ लेते हैं कि इसका जीवन अभी कुछ रहा ही नहीं है। एग्जाम्पल अगर मैं ब्रेस्ट में पेन की ही बात करूँ तो पेन को वो ऐसा समझते हैं कि पीरियड्स के पहले का पेन ये हो सकता है या पीरियड्स के बाद का पेन हो सकता है। आज हमारे साथ चार्मी पांड्या है जो कि रिलीफ फ्रॉम कैंसर ऑर्गेनाइजेशन से है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज 8th मार्च है, वुमेंस डे, सो आई विल विश ऑल द वुमेन्स आउट देयर हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू फॉर बीइंग इन आवर लाइव्स और हैप्पी वुमेंस डे आपको भी। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत अच्छा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को पूछना है कि आपको कितने साल हो गए इस फील्ड में? यहाँ पर काम करते हुए मुझे 3 साल हो गए और सोशल वर्क के सेक्टर में बाय प्रोफेशन आई एम सोशल वर्कर। तो टोटल मुझे 6 साल हो गए हैं मेरे फील्ड में काम करते करते। तो ऐसे कैंसर वाली फील्ड में पर्टिकुलरली क्या मतलब क्यों आने का आपने सोचा? जैसे क्योंकि ये फील्ड ऐसी है ना जो देख के लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो आपने ऐसा क्या सोचा कि मेरे को इस फील्ड में रहना है? हाँ, तो जब मैंने मेरी फर्स्ट जॉब स्टार्ट की उससे पहले मैं काफ़ी ज़्यादा वॉलंटियरिंग वर्क करती थी। तो उसके अंदर मैं अहमदाबाद से हूँ, तो अहमदाबाद में GCRI है, गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहाँ पर जो पीडियाट्रिक कैंसर पेशेंट्स होते हैं यानी कि बच्चे जिनको कैंसर हुआ है, तो बच्चों के साथ जाकर हम क्लाउनिंग करते थे। क्लाउनिंग यानी जोकर बन के हंसाना, उनको टाइम स्पेंड करना, डांस करना। तो वहाँ पर मैंने ये देखा कि ये जो बीमारी है वो काफ़ी गंभीर है। फिर जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी सूरत की जॉब की अपॉर्चुनिटी आई तब मुझे लगा कि ठीक है, अब कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कुछ बड़ा करने के लिए मिलेगा और ग्रास रूट लेवल पे कुछ करने के लिए मिलेगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये फील्ड में काम करना है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट भी है, मज़ा भी आ रहा है और उसके लिए आपको अगर पेड पैसे भी मिल रहे तो मतलब वो विन विन सिचुएशन है ना आपके लिए। करेक्ट। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि इन द एंड आप खुश होने चाहिए। खुश होना चाहिए, हाँ, और वो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए हम जो भी काम कर रहे हैं उससे। एग्जैक्टली। मेरे को एक चीज़, जैसे आज वुमेंस डे है 8 मार्च है, तो मेरे को एक चीज़ आपको पूछनी है कि जैसे ब्रेस्ट है, ठीक है, वो वर्ड को लेके इतना टैबू बना दिया है, पीरियड्स है, ठीक है। अभी जैसे ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करने वाले हैं, तो मैं बीइंग फिर आई एम 25 और एजुकेटेड हूँ, तो मुझे भी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में नहीं पता और उसमें मेरा फॉल्ट है, ठीक है। बट आई थिंक कि एज इंडियंस वी शुड एक्सेप्ट कि यार पीरियड्स बहुत नॉर्मल है, सबको होते हैं, और जो ब्रेस्ट कैंसर है वो भी, ब्रेस्ट इज अ नॉर्मल थिंग जस्ट पार्ट ऑफ अ बॉडी, राइट। अभी मेरे को लगता है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल्स है वो है सारी वुमेन्स का, जो जैसे अगर मेरी कोई फीमेल फ्रेंड है, शी टॉट मी व्हाट पीरियड्स इज, क्योंकि घर वाले ठीक है थोड़े ऑकवर्ड होते हैं, दैट्स ओके, वो अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि इंडियन फैमिलीज थोड़ी उस वे से ही आ रही स्टार्टिंग से, ठीक है। पर जो फीमेल फ्रेंड्स है, अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड है या सिस्टर्स है, तो आई गेस कि आपको आपके भाई जब छोटा हो तब से ही समझा देना चाहिए कि पीरियड्स होते क्या है, या ब्रेस्ट कैंसर क्या है, या ब्रेस्ट क्या है। सो वो कहीं ना कहीं सेक्स एजुकेशन में या जो भी चीज़ें होती है उसमें बहुत हेल्प करेगा। तो आपका क्या ओपिनियन है कि कैसे हम ये जो चीज़ें ब्रेस्ट कैंसर है या जो भी है, ये टैबू को कम कैसे कर सकते हैं? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें कैंसर को ही समझना पड़ेगा। अभी तक कैंसर ऐसी बीमारी बोला जाता है कि कैंसर यानी कैंसर। किसी को कैंसर हुआ है तो लोग ऐसा ही समझ लेते हैं कि इसका जीवन अभी कुछ रहा ही नहीं है, उसको ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले हम सब लोगों को कैंसर की अवेयरनेस बहुत अच्छी तरीके से अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। उसके बाद है ब्रेस्ट कैंसर। तो सारी फीमेल को पहले तो अपने बॉडी की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेस्ट का सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए है, स्तनपान कराने के लिए जो हम बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये अंग एक महिला के शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये अंग और खास करके पूरे शरीर को हम कैसे इम्पोर्टेंस दें, तो हर एक महिला जब अपने शरीर को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देगी तब ये बीमारी के बारे में अपने आप चलते चलते सबको पता चल जाएगा। और जब एक महिला अवेयर होगी तब वो अपने आसपास की महिलाओं को भी और जितने भी मेल पर्सन है फैमिली में, फ्रेंड्स में, सबको वो अवेयर करेगी धीरे धीरे जाके, राइट। पर अभी जैसे मैंने देखा है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है इंडिया में स्पेसिफिकली पहले इतना नहीं था जितना अब हो चुका है, तो उसका आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है? जी, पहले कैंसर के केसेस नहीं थे, ब्रेस्ट कैंसर के केसेस भी बहुत कम थे। अभी जो कुछ रीजंस देखे गए हैं उसमें कुछ रीजंस के बारे में मैं बताना चाहूँगी। 3 साल यहाँ पर काम करते करते हमारे डॉक्टर्स को हमारे साथ ले जाते हैं अवेयरनेस सेमिनार डिलीवर करने के लिए। तो मैंने जितना भी सुना है, पढ़ा है, उससे मैं ये कुछ रीजंस शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे। सबसे पहला कैंसर का रीज़न एक तो ये अल्कोहल और टबैको बोला जाता है, तो ब्रेस्ट कैंसर में भी यही है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, ये सबसे बड़ा रीज़न कहा जाता है। दूसरा एक रीज़न ये है कि ये फैमिली हिस्ट्री, अगर कोई फीमेल की फैमिली में कोई दूसरे फीमेल मेंबर को अगर कैंसर हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो वो फैमिली की सारी फीमेल्स को ये कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो अगर फैमिली हिस्ट्री है तो भी एक हाई रिस्क है कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होने का। तीसरा एक ये है कि शहरी अगर अर्बन एरियाज़ की बात करें तो अर्बन एरियाज़ की फीमेल की लाइफस्टाइल अभी जो है वो एकदम
हेक्टिक है। हेक्टिक भी है, और ऐसा है कि बैठे बैठे काम करना रहता है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो भी मैं ऑफिस में, मेरा 9 to 5 का टाइम है, तो बैठे ही रहना होता है। वो फिजिकल मूवमेंट्स कम हो गई है, तो वो फिजिकल मूवमेंट्स कम होने की वजह से एक्सरसाइज, योग, ये सारा अभी धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन तो भी काफी ज्यादा फीमेल्स फिजिकल एक्टिव नहीं है, ये एक रीजन है। फिर एक है ओबेसिटी, ओवरवेट होना, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर होता है, और जब ये होता है तब काफ़ी लेट स्टेज पे पता चलता है, तो ये भी एक कॉज है, रीज़न है कि काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है और नहीं पता लोगों को। हाँ, काफ़ी लेट पता चलता है, और ये कुछ रीजंस है ब्रेस्ट कैंसर होने के। अभी जैसे मैंने भी जैसे हमारा शूट फाइनल में मैंने पूछा था कि बहुत लोगों को क्या क्वेश्चंस है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बात नहीं करते लोग, तो मेरे को थोड़े क्वेश्चंस आए, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि फर्स्ट साइंस क्या होते हैं उसमें। हाँ, तो कुछ जो कॉमन साइंस देखे गए हैं वो ये है कि ब्रेस्ट में लंप होना, गांठ होना, फिर दूसरा है कि ब्रेस्ट की साइज चेंज होना। यूजुअली दोनों ब्रेस्ट एकदम सेम साइज के नहीं होते, लेकिन तो भी काफी ज्यादा साइज उसकी चेंज हो जाना, उसके आकार में परिवर्तन होना। एक और साइन ये दिखा गया है कि निपल्स का शेप चेंज हो जाना, उसमें से कुछ प्रवाही निकल रहा है, कुछ लिक्विड अलग तरीके का निकल रहा है। सूजन भी एक रीजन, सिम्टम देखा गया है कि ब्रेस्ट के आसपास सूजन हो रही है, और उस निपल्स के आसपास का कलर चेंज हो जाना। हाँ, तो ये कुछ कॉमन साइंस और सिम्टम्स देखे गए। इसकी वजह से लोगों को आइडिया आ सकता है कि मतलब थोड़ा कुछ चेंजेस हो रहा है, तो वो एक बार दिखा सकते हैं डॉक्टर को या कंसल्ट कर सकते हैं कि कैसा है। यस, लेकिन लोग अवेयर नहीं है इसके लिए, महिलाएं अवेयर नहीं है, ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्रेस्ट में पेन की ही बात करूँ, तो पेन को वो ऐसा समझते हैं कि पीरियड्स के पहले का पेन ये हो सकता है, या पीरियड्स के बाद का पेन हो सकता है, लेकिन पेन वो काफी लंबे समय तक रहता है, तो फिर वो ये एक रिस्क हो जाता है। हाँ। इसमें एक और चीज़ है कि इसमें जो होम रेमेडीज है वो हेल्प करती है कभी? होम रेमेडीज का अभी तक तो मैंने सुना नहीं, और साइंटिफिकली भी कोई ऐसा रिसर्च पाया नहीं गया है कि होम रेमेडीज से ठीक हुआ हो। काफी लोग करते हैं, लेकिन मैंने कोई डॉक्टर से तो ये नहीं सुना है कि होम रेमेडीज करो और ठीक हो जाएगा। डॉक्टर्स तो सारे यही बताते हैं कि उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है हॉस्पिटल में जाके, जो ऑन्कोलॉजिस्ट बोले जाते हैं, जो कैंसर के स्पेशलिस्ट है, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाकर आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लो, तो ही कैंसर ठीक हो सकता है। और इसमें प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं, जैसे अगर किसी को नहीं है तो अभी से कैसे ध्यान रख सकती है कि नहीं मेरे को ये करना है, जिससे मेरे को फ्यूचर में ज़्यादा चांसेस है कि मेरे को नहीं होंगे? ठीक है, तो हमने थोड़ी देर पहले ही बात की कि क्या क्या कॉजेज है, रीजंस क्या, ठीक है, तो उसका एकदम अपोजिट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि अल्कोहल, स्मोकिंग, ये अर्बन एरियाज की फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो जितना हो सके आप उतना कम कर दो, स्मोकिंग कम कर दो, अल्कोहल कंजप्शन कम कर दो। दूसरा है कि आपको अगर ऑफिस में बैठे रहना है, 9 to 5, 10 to 6 का जॉब है आपका, बैठे बैठे काम करना है, तो आप ट्राई करो कि हर हाफ एन आवर, 1 घंटे में खड़े होकर आप थोड़ा वॉक लेते हो, डीप ब्रीथिंग करते हो, तो आपका फिजिकल जो मूवमेंट एक्टिविटीज है वो आपका कंटिन्यूस रहना चाहिए, ऑफिस में भी और ऑफिस के बाद भी, घर पे आने के बाद भी आप योग कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि फिजिकली आपको एक्टिव रहना है। फिर एक है कि अगर आपके फैमिली में, किसी की फैमिली में कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है, अगर मैं मेरी फैमिली की बात करूँ तो मेरी मम्मी के 2 मौसी को हुआ था, एक को ब्रेस्ट कैंसर और एक को सर्विकल कैंसर, तो दोनों को अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट हुआ, हमने ट्रीटमेंट करवाया, अच्छा हो गया। तभी मुझे ये बहुत अवेयर रहना है, मुझे मेरी मम्मी का रेगुलर चेकअप करवाना है, मुझे मेरा रेगुलर चेकअप करवाना है, तो ये बहुत ही चौकन्ना रहना है, अवेयर रहना है, आप रेगुलर चेकअप करवाओ। और एक है कि स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखना है, स्ट्रेस कम हो और हम मेंटली भी एक्टिव, हेल्दी रहे, मेंटल वेलबींग पे थोड़ा मेडिटेशन भी करें, मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग, ये सब। तो सिर्फ शरीर को ही नहीं, मन को भी हमें स्वस्थ रखना है, तो वो भी कैंसर से रिलेट करता है। और जैसे जिसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो उसमें कितने चांसेस रहते हैं इंडिया में कि लोग सर्वाइव कर लेते हैं? जी, तो इंडिया में ये प्रॉब्लम है ब्रेस्ट कैंसर में कि जब वो डिटेक्ट होता है तब काफ़ी लेट हो चुका होता है। वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये प्रॉब्लम तो है ब्रेस्ट कैंसर का, लेकिन वहाँ पर अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट होता है। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड स्टेज पर डिटेक्ट होता है, इसकी बात करें तो सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसमें भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं कि कितनी एज है पेशेंट की, अगर कम उम्र में डिटेक्ट हुआ है तो चांसेस बढ़ जाएंगे ठीक होने के, टाइमली ट्रीटमेंट अगर उन्होंने लिया है तो भी चांसेस बढ़ जाएंगे।
जितना लेट डिटेक्ट होता है ट्रीटमेंट उतना लेट होता है, और काफ़ी लोग निगलेक्ट करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, ट्रीटमेंट भी ठीक से नहीं करवाते, तो उसकी वजह से सर्वाइवल रेट कम हो जाता है। अभी जैसे हिना खान है, एक एक्ट्रेस है, उनको है। ब्रेस्ट कैंसर लेवल 3rd डायरेक्ट डिटेक्ट हुआ। हाँ, स्टेज 3 पे उनको डिटेक्ट हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा ही हाई हो गया, एडवांस स्टेज बोला जाता है। हाँ, 3rd और 4th स्टेज पे। अब इसमें मेरे को ये जानना है कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है रिलीफ फ्रॉम कैंसर, वो कैसे लोगों की हेल्प कर सकता है, वो क्या प्रोवाइड करता है, ताकि जो लोग अभी देख रहे हैं उनको अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो या कुछ भी हेल्प लेनी हो, तो आप लोग का क्या उसमें योगदान रहता है? जी, तो ये जो संस्था है 2019 में हमारे फाउंडर मिस्टर संदीप जरीवाला उन्होंने स्टार्ट किया था ये ऑर्गेनाइजेशन, संदीप सर ने स्टार्ट किया। तो लोकली रिलीफ फ्रॉम कैंसर के अंदर हम 2 सेक्टर में काम करते हैं। एक तो अडल्ट पेशेंट्स के लिए जो 18 साल से ऊपर के पेशेंट्स हैं, और पीडियाट्रिक पेशेंट्स, अगर आपको पता हो तो बच्चों में भी कैंसर होता है, 0 से लेकर 18-19 ईयर्स के बच्चों को। तो बच्चों के लिए हमने कैनकिड्स नाम की संस्था है, कैनकिड्स किड्स स्कैन करके, जो पैन इंडिया काम करती है। कैनकिड्स को नेशनल सोसाइटी फॉर चेंज इन चाइल्डहुड कैंसर बोला जाता है। तो उनके साथ रहकर हम पीडियाट्रिक कैंसर पेशेंट्स को सपोर्ट करते हैं। और अडल्ट कैंसर पेशेंट्स के लिए प्रियंका जरीवाला मेमोरियल फाउंडेशन, जो हमने लोकल लेवल पर रजिस्टर किया हुआ है, और दोनों को हम रिलीफ फ्रॉम कैंसर के अंदर गिनते हैं। हाँ, वो एक नाम के अंदर हम दोनों में काम करते हैं। तो हमारी जो संस्था है वो ऐसे पेशेंट्स को मदद करती है जिनका जो इकोनॉमिक उनका बैकग्राउंड जो है वो वीक है, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास से आते हैं। और इसके लिए हमने सिविल हॉस्पिटल के अंदर लायंस कैंसर डिटेक्शन सेंटर ट्रस्ट है, उसके उनके साथ टाई अप किया है। वहाँ पे सबसे ज़रूरतमंद अगर पेशेंट्स है तो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ से वो हमारे यहाँ हमारी ऑफिस आते हैं। हमारी ऑफिस मजूरा गेट है, विश्वकर्मा मार्केट पे। तो वहाँ पर हम अलग अलग 8 प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, जिसमें हमारा मेन काम है कि कैंसर में डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स चाहिए, कैंसर को डायग्नोस करने के लिए। उसमें ब्लड रिपोर्ट्स हो गया, बायोप्सी रिपोर्ट्स, MRI, ये सारी चीज़ें। तो पेशेंट्स को ये रिपोर्ट्स कराने के पैसे नहीं होते, तो हमारी संस्था का रोल वहाँ पर आता है। हम डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं हमारे लेबोरेटरी पार्टनर्स के थ्रू। उसके बाद दूसरी एक चीज़ है, जैसे अभी हमने मेंटल हेल्थ की बात की, तो कैंसर के ट्रीटमेंट में साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेशेंट जब डायग्नोस होता है तब पेशेंट और उनके केयर गिवर्स को हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं। हमारे यहाँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आते हैं जिनको 12 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। उसके बाद तीसरा एक प्रोजेक्ट है हमारा, जो है न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट। तो कैंसर में न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमारे जो पेशेंट्स है उनको उनका जो कंडीशन रहता है वो बहुत वीक रहते हैं वो, तो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड डाइटिशियन आते हैं, उनको 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो उनके थ्रू हम पेशेंट को 1-on-1 सब पेशेंट का न्यूट्रिशन काउंसलिंग होता है, उनके डाइट चार्ट बनते हैं, और हम किट भी प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद हम अकोमोडेशन, जो दूसरी संस्था के साथ हमने पार्टनरशिप किया है, वहाँ पर पेशेंट्स को भेजते हैं। जो बाहर से पेशेंट्स आते हैं उनको अकोमोडेशन सपोर्ट देते हैं। और हमारे काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स ट्राइबल रहते हैं, जैसे साउथ गुजरात ट्राइबल एरिया है पूरा, और महाराष्ट्र से नंदुरबार, जलगांव और धुलिया, ये यहाँ के भी पेशेंट्स आते हैं, तो उनको ट्रांसपोर्टेशन का सपोर्ट भी देते हैं। और लास्ट एक चीज़ ये है कि हम ब्रेस्ट कैंसर पे फोकस करते हैं सबसे ज़्यादा। तो हम कम्युनिटी में जाके, रूरल और ट्राइबल एरियाज़ में जाकर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस सेमिनार करते हैं, चेकअप कैंप करते हैं। तो इस तरीके से हमारी एकमात्र संस्था है जो सूरत और साउथ गुजरात में कैंसर पेशेंट्स के लिए होलिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। होलिस्टिक यानी सारी चीज़ें पर हम फोकस करते हैं। अभी जैसे आपने बताया कि आप ये प्रोवाइड करते हो, तो इसमें जिन्होंने भी ये सुना, तो जिसको ज़रूरत होगी वो तो आपको रीच कर सकते हैं। हम लोग मतलब कैप्शन में डाल देंगे आपकी डिटेल्स, नंबर आप लिख सकते पर जैसे अगर कोई है जिसको आपको किसी वे में सपोर्ट करना है तो वो क्या कर सकता है, आप वो भी बता दीजिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको शायद आपकी संस्था को सपोर्ट करना हो या लोगों को सपोर्ट करना हो, तो वो क्या कर सकते हैं ग्राउंड लेवल पे? जी, तो हम 2 तरीके से कोई भी है जो जिनका मन हो, विश हो, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। एक तो है कैश डोनेशन, आप मॉनेटरी फाइनेंशियल डोनेशन जो भी है वो कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। उसके लिए हमारे पास ऑनलाइन आप डोनेशन कर सकते हो, कैश डोनेशन, वो ऑप्शंस अवेलेबल है। और दूसरा एक ये है कि हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए हम हर महीने सेलिब्रेशंस रखते हैं, उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो आप गिफ्ट्स लेकर आ सकते हो, उनका फूड स्पॉन्सर कर सकते हो, या फिर कोई पर्टिकुलर बच्चे को आपको ले लेना हो, स्पॉन्सर करना हो कि इसका जितना ट्रीटमेंट का खर्च होगा मैं उठा लूंगा, या फिर अडल्ट पेशेंट का, कोई भी ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट का खर्च। और इसमें तो जैसे एक बच्चे का क्या
कॉस्ट होगा अगर किसी को लेना हो, या फिर एक जैसे आप बोलो ना कि सेलिब्रेट करते हैं तो फूड का क्या कॉस्ट होगा, कितने लोग होंगे, अगर आप बता पाओगे तो क्या बहुत बार ऐसा होता है लोगों को करना होता है बट उनको नहीं पता होता कि क्या कॉस्ट लगेगा, तो वो मतलब शर्म के आ रहे पूछते भी नहीं, क्या पता मेरा बजट ना हो या नहीं हो, पर बहुत लोग हैं जिनको ये करना होता है, तो अगर आप वो भी थोड़ा बता पाओगे अप्रॉक्स तो हेल्प होगी। ट्रीटमेंट का तो मैं नहीं बता सकती, हाँ, क्योंकि क्योंकि वो कैसी भी क्या कितना बीमारी है, हाँ, वो बच्चे टू बच्चे वो अलग अलग डिफर रहता है, है, डिफरेंट रहता है। हम्म। लेकिन सेलिब्रेशन का मैं बता सकती हूँ कि हम हर सेलिब्रेशन में 25 से 30 बच्चे बुलाते हैं और 5 to 6,000 गिफ्ट्स का रहता है, क्योंकि हम अच्छी गिफ्ट देते हैं हर बार। बच्चे हमारे ऐसे रहते हैं कि उनको गिफ्ट्स का ऐसा बहुत मिलती नहीं है ऐसे गिफ्ट्स, तो अच्छी गिफ्ट देते हैं। लेकिन अगेन डोनर का मन जो हो वो अपने हिसाब से लेकर आ सकता है, ऐसा कुछ हम लोग टॉकी टप की तरफ से नेक्स्ट मंथ जो भी बच्चे का बर्थडे होगा हम लोग एक गिफ्ट का कंट्रीब्यूशन करना चाहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो और मैं चाहूँगा कि जो भी लोग देख रहे हैं वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करें जिस भी वे में, अगर वो वॉलंटियर कर पाए तो वॉलंटियरिंग में भी आ सकते हैं। हाँ, जी बिल्कुल। इसमें मैं एक पॉइंट यहाँ पर ये ऐड करना चाहती हूँ कि डोनेशन और सपोर्ट करना वो सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी चीज़ हम जो लोगों को मैं ये प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप तो सबसे पहले हमारा ऑफिस विजिट कीजिए, हमारा सेंटर विजिट कीजिए। आप पहले देखिए कि हम किस तरीके से सपोर्ट करते हैं। हमारे बच्चों को मिले, उनके फैमिलीज़ को मिले, हमारे अडल्ट पेशेंट्स को भी मिल सकते हैं। आपको अच्छा लगता है तो ही आप सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम कभी डोनेशन नहीं मांगते ऐसे ओपनली, लेकिन हम सबको इनवाइट करते हैं कि आप आओ, हमारे साथ जुड़ो, हमारे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करो, हमारे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। आपको बहुत मज़ा आएगा और आपका दिन मेमोरेबल हो जाएगा जब भी आप आओगे तब। मैंने अभी अभी जितना सुना तो मेरे को बहुत सारा सीखने तो मिला ही, बट उससे ज़्यादा मेरे को लगा कि जो आप उधर फील करते हो, जो आप बच्चों को देखते हो तो कितना टफ होगा। जैसे अभी आप मेरे को बता रहे थे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि कैंसर होना मतलब, अगर अभी आपने बोला कि चेक कराना पड़ेगा, तो मैंने खुद पे अगर लिया कि कभी मेरे को इतने चेक कराने पड़ेंगे तो मेरी हार्ट बीट्स फास्ट हो गई। तो आप लोग कैसे देखते हो जब कोई छोटा बच्चा आता है उसको कैंसर होता है, तो कैसे आप खुद को इतना स्ट्रांग रखते हो कि यार आप समझो कितना टफ होता है वो? टफ रहता है, बिल्कुल। तो मुझे यहाँ पर काम करते करते 3 साल हो गए और मेरे बाकी जो टीम मेंबर्स हैं वो तो पहले से जुड़े हुए हैं, जब से हमने बच्चों के लिए काम करना शुरू किया तब से। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत दिक्कत रहता था, वो मैं बहुत सोचती रहती थी, मुझे भी थोड़ा काफ़ी ज़्यादा विचार आते रहते थे। और जब कोई बच्चे की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है तब हमारी भी सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है, लेकिन हम पॉजिटिव रहते हैं और हम खुद भी मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, डीप ब्रीथिंग और कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमारी रहती है और हम हमेशा अपने आप को ये पॉजिटिव थॉट्स हमारे रहते हैं कि हम हमारा बेस्ट देंगे, 110% देंगे हमारा कोई भी बच्चे को ठीक करने में, और बाकी जो भी होता है क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स रहते हैं उसके पीछे। हम तो अपने तरीके से करते हैं, लेकिन फिर फैमिली का सपोर्ट और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें कंट्रीब्यूट करती है। तो यही है कि हम अपना बेस्ट देंगे, हमारी ओर से कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, फिर जो भी होगा वो देखा जाएगा। राइट। अभी जैसे एंड करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे आज वुमेंस डे, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज है वुमेंस को, भले वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए या नॉर्मली, तो आपके लिए क्या मैसेज है? जी, तो मैं सारी महिलाओं को ये प्लेटफॉर्म के थ्रू ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम भारत में रहते हैं, भारतीय समाज में महिला की हेल्थ के लिए बहुत कम बात होती है। तो मैं सारी महिलाओं को ये बोलना चाहती हूँ कि आप आज से ही अपने हेल्थ के ऊपर काम करना शुरू करो। आप ये मत सोचो कि जब कुछ होगा तो ही मैं चेकअप करवाने जाऊँगी। जैसे मेरा एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि लोग रिलेट कर पाए। मेरे घर में 2 केसेस हो गए ब्रेस्ट कैंसर के। पिछले साल मैंने मेरी मम्मी को बोला कि तुझे चेकअप करवाना चाहिए, तो मेरी मम्मी का सबसे पहला पॉइंट ये था, मुझे कहाँ कुछ हुआ है तो मैं चेकअप करवाने के लिए जाऊँ, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है। फिर हम मम्मी को लेकर गए और मम्मी का मेमोग्राफी करवाया। तो मेमोग्राफी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 40 साल, कोई भी फीमेल 40 साल से ऊपर की एज उनकी हो जाती है तो साल में एक बार मेमोग्राम जिसको बोलते हैं वो करवाना बहुत ज़रूरी है। तो हम पूरे साल काफ़ी पैसे खर्च करते हैं, ठीक है, तो एक मेमोग्राफी तो हमें बिल्कुल कराना चाहिए। और जो भी मेल मेंबर्स हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगी, फैमिली के मेल मेंबर्स, कि आप अपने फैमिली के फीमेल मेंबर्स को मेमोग्राफी गिफ्ट कीजिए। आपकी वाइफ है, बहन है, मम्मी है, तो उनको बर्थडे पर या फिर कोई भी स्पेशल डे है तो आप मेमोग्राफी गिफ्ट कीजिए। तो एक वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, मीनिंगफुल गिफ्ट रहेगा। तो वुमेन्स डे पे भी आई गेस कि सब ये गिफ्ट कर ही सकते हैं। जी बिल्कुल, अपने आप को भी गिफ्ट कर सकते हैं और बाकी अपने आसपास की महिला को भी अवेयर कर सकते हैं। तो सही बात है। अभी जो भी लोग हैं आप प्लीज़ एक बार इनका इंस्टा पेज चेक कीजिए और इनके ऑफिस विजिट कीजिए, और अगर आपको जैसे भी वे में हेल्प चाहिए या करनी हो तो प्लीज़ एक बार रीच कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगा मेरे को आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने मिला। थैंक यू सो मच। अब मैं आपका और ये प्लेटफॉर्म का काफ़ी ज़्यादा थैंक यू कहती हूँ मेरी पूरी टीम की ओर से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सेम।